किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो संतान की। उसकी शादी के 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने संतान का मुख नहीं देखा था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, संत बाबाओं व हर किसी के पास जाता और अपनी समस्या बताता। एक बार उसे एक बहुत ही पहुंचे हुए महंत मिलते हैं और उसे वह कुछ मंदिरों के दर्शन करने को कहते हैं। और उसके बाद एक दिन जब वह घर आता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि वह गर्भवती है। यह सुनकर उसका पति बहुत प्रसन्न होता है और धीरे धीरे करके 9 महीने बीतते हैं। फिर उसकी पत्नी हॉस्पिटल में जाती है और वहीं पर बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद वह अपने बच्चे को जब देखना चाहती है तो नर्स और डॉक्टर उससे कहते हैं कि थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे का मुंह दिखा दूंगी। लेकिन फिर वह कहती है, लेकिन क्या डॉक्टर, क्या कोई बात है, कोई समस्या है? वह कहती है कि नहीं, तुम्हारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है। वह माँ घबरा जाती है और डॉक्टर से बार बार बच्चे को देखने की जिद करने लगती है। तब डॉक्टर कहती है कि असल में तुम्हारा बेटा वैसे तो बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन उसकी एक आंख नहीं है। माँ और पिता दोनों ही यह बात सुनकर घबरा जाते हैं और माँ रोने लगती है और अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है कि इसके काना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह सब यह कैसे झेलेगा? तुम चाहती हो कि इसके आँख सही हो जाए तो यह हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें या तुम्हारे पति को अपनी एक आँख देनी होगी, तभी इसे आँख लग सकती है। डॉक्टर की यह बात सुनकर उसका पति कहता है कि कोई बात नहीं नर्स जी, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा? कैसे अपने इस बच्चे सहित इसकी माँ का खर्च उठा पाऊंगा? ये तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होगी। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी को और अपने इस बच्चे को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने इसे जिस रूप में भेजा है, ये हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। अपने पति की ऐसी बात सुनकर उसकी पत्नी का मन बहुत दुखी होता है। वह सोचती है, मेरा बेटा समाज में जाएगा तो लोग उसे काना काना कहकर चिढ़ाएंगे। वह नन्हा सा दिल कैसे इन सबको सह पाएगा? इसलिए वह कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना रहता है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। अपने पिता की तरह ही उसे जिम्मेदारियां भी उठानी है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसका पति उससे कहता है कि हे प्रिया, यह मत करो, इस तरह से तो तुम कानी हो जाओगी और मुझे यह नहीं पसंद है। दुनिया क्या कहेगी? अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर भी वह अपना फैसला नहीं बदलती है और डॉक्टर से कहती है कि मेरा ऑपरेशन करके आंख निकालकर बेटे को लगा दो। डॉक्टर ऐसा ही करते हैं। सफल ऑपरेशन होता है और उसके बेटे की दोनों आंखें हो जाती हैं और इधर वह माँ कानी हो जाती है। कानी, जी हाँ, कानी। कुछ दिनों के बाद माँ बेटा दोनों ही हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। घर में तरह तरह के आयोजन होते हैं। खुशी के दिन पंख लगाकर उड़ने लगे और धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। बेटा अब 5 साल का हो चुका था और स्कूल भी जाने लगा था। लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना होती है। उसके पिता कहीं जा रहे थे और किसी वाहन के नीचे आकर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बहुत ही खराब होने लगती है, क्योंकि कमाने वाला सिर्फ उसका पति ही था और धीरे धीरे आसपास के लोग भी उनके साथ बेईमानी करने लगते हैं, क्योंकि उसके पति 1-2 लोगों के साथ मिलकर बिजनेस किया करते थे। वह सब उनका पैसा हड़प कर बैठ जाते हैं। रखा हुआ पैसा कितने दिन चलता है? धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय होने लगती है। बच्चे की स्कूल की फीस भी माँ
नहीं दे पाती है और उसे काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। वह पढ़ी लिखी तो थी नहीं जो उसे कोई अच्छा काम मिलता। वह लोगों के घर में खाना बनाने लगती है। उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाया करती थी। एक दिन उसके क्लास के बच्चे जब उसकी माँ को देखते हैं तो उसे बहुत चिढ़ाते हैं। अरे देखो आ गया कानी का बेटा, इस गरीब का एडमिशन यहाँ कैसे हो गया। हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड इसकी वजह से खराब हो गया। लोग कहते हैं कि अच्छा तुम उसी स्कूल में पढ़ते हो ना जहाँ काम वालियों के भी बच्चे पढ़ते हैं। और उसे वह तरह तरह से परेशान किया करते थे। बच्चा बहुत रोता है और अपनी माँ से जाकर कहता है कि माँ तुम मुझे मेरे स्कूल छोड़ने और लेने मत आया जाया करो, क्योंकि मुझे लड़के चिढ़ाते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और एक लड़का तो कह रहा था कि तुम्हारी माँ तो हमारे घर में आकर झाड़ू पोछा लगाती है, क्या तुम इसके बेटे हो। लड़के कहते हैं कि इसका टिफिन कभी भी मत छूना, मत खाना इसका टिफिन, क्योंकि इसकी माँ हमारे घर से खाना लेकर जाती है और वही खाना ये खाता है, इसलिए ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, इससे बात मत करो। माँ मैं क्या करूँ माँ, तुम ही बताओ। कभी कभी तो मन करता है कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर पैसा कमाने लगूँ, तुम्हारी मदद करूँ। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें बड़ा डॉक्टर बनना है ना बेटा। ऐसे जी छोटा नहीं करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। कुछ भी नहीं ठीक होगा माँ, ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम नहीं जानती हो कि किस तरह उनकी बातें सुनकर मेरा दिल छलनी हो जाता है। कुछ भी नहीं होता बेटा, बस सब सह जाओ। उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल नहीं जाऊंगी, तुम आराम से अपनी पढ़ाई करो। देखते ही देखते उसके स्कूली पढ़ाई खत्म हो जाती है और माँ उसे बड़ा डॉक्टर बनाना चाहती थी। अब उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। वह अपना आराम नहीं देखती है और बहुत सारे घरों में काम पकड़ लेती है। उसे जो भी काम मिलता है वह करने लगती है, यहाँ तक कि वह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा भी करने लगती है। फिर उसका बेटा मेडिकल की तैयारी करके एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है। माँ की जिम्मेदारियाँ अब और भी बढ़ गई थीं। वह दुगने घरों में काम करने लगती है। जहाँ वह 15 घरों में काम करती थी, फिर वह 30 घरों में काम करने लगती है और इसका नतीजा यह होता है कि वह बुरी तरह से बीमार भी रहने लगती है, लेकिन फिर भी वह जी जान लगाकर पैसे कमाने लगती है। उसका गोरा रंग बिल्कुल ही काला पड़ जाता है, आँख से कानी तो वह थी ही, कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। जो भी पुराने लोग उसे देखते हैं वह कहते हैं कि यह कोई और औरत होगी। उसका रंग रूप बिल्कुल ही बदल चुका था। बेटा धीरे धीरे करके डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी और माँ भी पैसा दिया करती थी और वह मेहनत से पढ़ाई करता है और एक दिन वह बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह पूरे इलाके में मिठाई बांटती है और कहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। अब माँ सोचती है कि मेरे दुख के दिन ख़त्म हो गए, बेटे की शादी धूमधाम से करूँगी और फिर बहू आकर मेरी सेवा करेगी। लेकिन उसके सारे मंसूबों पे पानी फिर जाता है जब उसे एक दिन अपने बेटे का पत्र मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि उसने शहर में एक लड़की से शादी कर ली है और वह बहुत अच्छी तरह रह रहा है। माँ सोचती है कि अब बेटा मुझसे मिलने ज़रूर आएगा, तब बहू भी देखूंगी और उसकी खबर भी लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। महीने बीतने लगते हैं लेकिन उसका बेटा नहीं आता है। माँ को बहुत निराशा होती है। वह सोचती है कि एक न एक दिन मेरे बेटे को मेरी याद जरूर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ दिनों बाद उसे कोई गांव वाला आके बताता है कि अरे तुम्हारा बेटा विक्रांत, वह तो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है और उसका अभी अभी एक बेटा भी हुआ है। अरे जाओ, तुम यहाँ पर क्यों अकेले रह रही हो? अब तो तुम्हारे आराम करने के दिन है, बहुत मेहनत कर लिया, जाओ। जब वह यह बात सुनती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। वह सोचती है कि अच्छा, अब बेटा भी हो गया तो मुझे चलना चाहिए। चल के उसके कान खींचती हूँ कि बीबी के आते ही माँ को भूल गया। नहीं नहीं, मैं तो 2 दिन रूठी रहूंगी, जब वह मनाएगा तभी बोलूंगी। और एक दिन अपने बेटे के बंगले के पास पहुँच जाती है। जब वह अपने बेटे के यहाँ पहुँचती है तो एक गार्ड उससे पूछता है, माँ जी, आप कौन है?
और अंदर कहाँ चली जा रही हैं? तब वह बताती है कि अरे डॉक्टर विक्रांत हमारे बेटे हैं, मुझे उनके पास ले चलो। वह हंसते हुए कहता है कि लगता है यह कोई पागल औरत है, यह अपने को डॉक्टर विक्रांत की माँ कह रही है। हमारे डॉक्टर साहब तो कितने सुंदर हैं, उनकी माँ ऐसे कैसे हो सकती है। फिर वह उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगा। लेकिन वह चुपचाप से पास में ही खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर के लिए वह गार्ड इधर उधर जब जाता है तब वह घर के अंदर घुसती है। वह देखती है कि एकांत में एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ है। वह उसे देखते हुए ही समझ जाती है कि यही उसका पोता है। वह उसे गोद में उठाने लगती है। जैसे ही वह उसे अपने गोद में उठाने लगती है वह जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर कई लोग दौड़कर आते हैं और उसकी माँ भी दौड़कर आती है और कहती है कि अरे यह तो कोई चोरनी या भीख मांगने वाली लगती है, लगता है मेरे बच्चे को उठाने आई थी। और वहाँ पर गार्ड भी आ जाते हैं। सभी कहते हैं कि इसे पुलिस में देते हैं और पुलिस को फ़ोन करने लगते हैं। बहुत जल्दी ही पुलिस भी आ जाती है। तब तक उसका पति भी वहाँ आता है क्योंकि वह अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था। जब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि भीड़ लगी हुई है और एक बूढ़ी गरीब औरत वहाँ बैठी है और उसकी पत्नी उससे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, तुम मेरे पति की माँ कैसे हो सकती हो? मेरे पति ने कभी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तुम तो कोई झूठी औरत हो, लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है। वह अपने पति से कहती है कि देखिए यह अपने को आपकी माँ बता रही है, आपने तो कभी अपनी माँ का जिक्र मुझसे नहीं किया। नहीं, यह मेरी माँ नहीं है, लगता है इनकी याददाश्त चली गई है, इसलिए मुझे यह अपना बेटा समझ रही है। और इतना कहकर वह दूसरी तरफ चला जाता है। माँ उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वह रोते रोते कहती है कि हाँ, यह मेरा बेटा हो नहीं सकता, मेरा बेटा ऐसा कभी होगा ही नहीं। मुझे भ्रम हो गया है, लगता है मेरी आंखें अब और भी कम देखने लगी हैं। मैंने गलती से इसे अपना बेटा मान लिया। मेरा बेटा होता तो क्या वह मुझे कभी इस तरह दुत्कारता और पहचानने से इनकार करता? नहीं नहीं, यह मेरा बेटा नहीं है, यह मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगती है। वह थोड़ी ही दूर गई थी कि एक पुलिस वाला उससे पूछता है कि माँ जी, आप अपनी कहानी बताइए। आजकल धन दौलत पाकर बच्चे अपने माँ बाप को अनदेखा कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मैं आपकी मदद करूँगा। तब वह अपनी बात बताती है और उसका अपने बेटे के हाथ लिखा हुआ उसे चिट्ठी भी देती है। पुलिस वाला समझ जाता है कि यह डॉक्टर झूठ बोल रहा है, असल में वही उसका बेटा है। फिर वह उसे बैठाता है और कहता है कि आप इत्मीनान से रहो, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। वह कहती है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो एक चिट्ठी मेरे लिए लिख दो। फिर जो जो वह कहती है वह पुलिस वाला लिख देता है और उसे दे देता है। फिर वह उससे कहती है कि मुझे थोड़ा सा आराम करना है और थोड़ा पानी भी दे दो। असल में वह सिक्योरिटी गार्ड वाला ही था जो उस डॉक्टर की सिक्योरिटी के लिए रखा गया था और उसका कमरा भी डॉक्टर साहब के कंपाउंड में ही था। वह उसमें जाकर बैठ जाती है और बीती बातें सोचने लगती है। अपने बेटे के साथ बिताए हुए सारे पल उसकी आंखों में किसी फिल्म की तरह तैर जाते हैं। सिक्योरिटी वाला पानी लेकर वापस आता है तो कमरे का दृश्य देखकर उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि पंखे से लटककर उस माँ ने आत्महत्या कर ली थी और वह देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। वह जाकर डॉक्टर को बताता है कि उस औरत ने आत्महत्या कर दी है। डॉक्टर दौड़ा दौड़ा वहाँ जाता है। उसकी बीवी भी उसके पीछे पीछे आती है। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसकी पत्नी कहती है कि इसने तो अपने हाथ में एक चिट्ठी ली हुई है, जरा इसको देखती हूँ। फिर वह देखती है तो उसमें जो लिखा रहता है उसे सुनकर सभी रोने लगते हैं। सबकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बेटा, तुम मेरी सूरत और मेरी गरीबी से नफरत करते हो, लेकिन इसका कारण मैं नहीं हूँ। जानते हो मैं कानी किस लिए हूँ? वह तुम्हारे कारण हूँ, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी सिर्फ एक आँख थी।
तुम काने थे काने, मैंने तुम्हें अपना एक आँख दिया जिसके कारण मैं कानी हो गई और समाज में तिरस्कार सहती रही। मैंने सोचा कि तुम छोटे हो, तुम स्कूल जाओगे, लोगों के बीच उठोगे बैठोगे, अगर आँख से काने रहोगे तो लोग तुमसे नफरत करेंगे और तुम यह सब कैसे बर्दाश्त करोगे। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी आँख दे दी। और मेरा जो काला रंग है ना, वह इसलिए हो गया क्योंकि मैंने दिन रात मेहनत करके तुम्हारी मेडिकल की फ़ीस भरी है। मैं चाहती तो आराम से कमा सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने सोचा मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगा तो मेरी फ़िक्र करेगा, मेरी हिफाजत करेगा, मेरी सेवा करेगा। लेकिन बेटा तुम तो पूरी तरह से बदल गए बेटा, पूरी तरीके से। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने, मैं अब जीकर क्या करूँगी, मैं किसके लिए जीऊँगी, मैं किसके लिए जीऊँ। तुम्हें याद ही नहीं रहा, जब अभी भी तुम्हें मुझे अपना कहने में शर्म महसूस होती है तो ये दुनिया मुझे नहीं देखनी है, नहीं देखनी है, मेरा कोई नहीं, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। हमेशा खुश रहना बेटा। उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम किस घर के हो, क्या हो। मैंने सोचा तुम मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानकर मुझे छोड़ दोगी, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से था। मैंने तो यही देखा है कि गरीब से कोई हमदर्दी नहीं रखता, बस ताने मार मार कर लोग गरीब इंसान का आत्मविश्वास भी तोड़ देते हैं, जैसे गरीब पैदा होना कोई जुर्म हो। प्यार करती थी मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती थी। तुम्हारा क्या पास्ट रहा है, तुम किस घर से ताल्लुक रखते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। कल को अगर हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा करेगा तो क्या करोगे तुम। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। मुझसे क्यों माफी मांगते हो, जिसके तुम अपराधी हो उससे मांगो ना। कितने उम्मीद से उन्होंने तुम्हें पाला था, ये देख रहे हो हमारा बेटा, ऐसे ही तुम भी उसके बेटे थे। मैंने तो इतना त्याग नहीं किया जितना उस माँ ने तुम्हारे लिए किया था। ये तुमने क्या किया। मुझे माफ कर दो माँ, तुमने मुझे जन्म दिया, अपनी आँख दे दी, अपनी जवानी और सुंदरता भी मुझ पर कुर्बान कर दी, जी तोड़ मेहनत करके कुरूप हो गई, मुझे काबिल बनाया और आज तुमने मुझे अपनी जान भी दे दी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं कितना कायर, कितना मक्कार हूँ। वह बेटा बहुत पछताता है, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। वह बदहवास सा अपनी माँ की बातें याद करता है और रोता रहता है। उसके कानों में उसकी माँ के शब्द गूंजते रहते हैं। बेटा, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत आगे। हमें लोगों की उल्टी सीधी बातों को कभी महत्व देना ही नहीं चाहिए। तुम बस अपनी पढ़ाई किया करो। और जहाँ तक है कि लोग तुम्हें मुझे लेकर चिढ़ाते हैं, तो अब मैं तुम्हारे स्कूल कभी भी नहीं आऊँगी और तुम अपना मन लगाकर पढ़ाई करो। अब बढ़ते हैं खबरें फटाफट की तरफ। शहर के मशहूर हार्ट सर्जन डॉक्टर विक्रांत की मां ने उन्हीं के आवास पर आत्महत्या कर ली है। कहते हैं कि वह गांव से बहुत दिन बाद आई। डॉक्टर साहब ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सबके दिल का इलाज करने वाले डॉक्टर साहब अपने माँ के दिल की बात नहीं समझ सके। यह कैसी विडंबना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी समाचार की तरफ।